वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 2024-25 के लिए अंतरिम बजट पेश किया। आज के अखबारों में वो बजट पूरा छाया हुआ है और नरेंद्र मोदी की जैसी कि आदत है, उन्होंने इस बजट को भी एक प्रोपेगेंडा बना दिया। प्रोपेगेंडा मतलब बनाने का मतलब यह है कि झूठ का अबाधित प्रचार। पहला सबसे बड़ा झूठ जो इस बजट के माध्यम से प्रचारित किया गया मीडिया के जरिए, वो ये कि ये मजबूत भारत बनाने की दिशा में एक बहुत बड़ा कदम है। तथ्य और वे तथ्य जो कि निर्मला सीतारमण ने पेश किए हैं, जो कि पिछले बजट में आए थे और जो इस बजट में आए हैं, वे तथ्य निर्मला सीतारमण के और नरेंद्र मोदी के दावे की पुष्टि नहीं करते। दो छोटी सी चीजें हैं जिनसे आप आसानी से देख सकते हैं। पहली चीज ये कि बजट में जो डंका बजाया गया है मजबूत भारत का, तो नरेंद्र मोदी से यह पूछा जाना चाहिए कि मजबूत भारत क्या शिक्षा के क्षेत्र में और स्वास्थ्य के क्षेत्र में बजट कटौतियां करके अर्जित किया जा सकता है? अगर है तो फिर एक ही रास्ता है, भगवान का भजन करो, नदी किनारे घूमो, आश्रमों में घूमो, फ्री का खाना खाओ जो भंडारे होते रहते हैं उनमें, या फिर सरकार राशन दे रही है वो। अगर ये मजबूत यानी पोषक भारत, पोषक समाज, ये पोषक समाज लाया गया है शोषक समाज पर पर्दा डालने के लिए। और ये मजबूत भारत का जो फ्रेज नरेंद्र मोदी बहुत अच्छे ढंग से इस्तेमाल करते हैं और बहुत ही आक्रामक ढंग से इस्तेमाल करते हैं, इस फ्रेज का मतलब है एक कमजोर भारत के ऊपर पर्दा डाला जाए। निर्मला सीतारमण का जो बजट है, वो बजट सिर्फ निर्मला सीतारमण का बजट नहीं है, बल्कि वह बजट इस बात का भी संकेत है कि आखिर आरएसएस का जो हिंदू अर्थशास्त्र है वो किस तरह से काम करता है। ये खाली वर्ण व्यवस्था, खाली वो मंदिर व्यवस्था के जरिए नहीं आ रही है, बल्कि वर्ण व्यवस्था जो है बजट में भी है। वर्ण व्यवस्था का लक्ष्य था कि शिक्षा में भेदभाव किया जाए, शिक्षा पर कम से कम खर्च किया जाए। वर्ण व्यवस्था का लक्ष्य था कि स्वास्थ्य की कोई सुविधाएं ना हो और कम से कम सुविधाएं हो। वो आयुर्वेद से काम चलाते थे, जड़ी बूटियों से काम चलाते थे, इससे ज्यादा कोई सुविधा नहीं थी उनके पास। या बड़े पैमाने पर जो सुविधा थी जिसका कि इन दिनों खूब प्रचार किया जा रहा है, वो ये कि अगर तुम बीमार पड़ो तो किसी ओझा के पास जाओ, किसी तांत्रिक के पास जाओ, किसी जादू टोटका करने वाले के पास जाओ। एक तरफ यह बजट लाया जा रहा है, दूसरी तरफ सारी जनता के दिमाग में ये बात बिठाने की कोशिश की जा रही है कि भारत बहुत मजबूत हो रहा है। हकीकत यह है कि भारत मजबूत नहीं हो रहा है, बल्कि भारत और कमजोर हो रहा है। मैं एक छोटा सा आंकड़ा आपके सामने रख रहा हूं जिससे बात समझ में आए आपको। वो ये कि 2023-24 के लिए सरकार ने लक्ष्य रखा था कि वो 1,16,417 करोड़ रुपया शिक्षा पर खर्च करेगी 2023-24 में। लेकिन उसने खर्च किया कितना? ये पूरा खर्च नहीं किया, कायदे से होना चाहिए था इससे ज्यादा खर्च। नरेंद्र मोदी के विज्ञापन के लिए जो टारगेट रखा जाता है उससे ज्यादा खर्च होता है। नरेंद्र मोदी ने राम मंदिर के लिए जो टारगेट रखा उससे ज्यादा खर्च किया गया राम मंदिर पर। लेकिन शिक्षा का जो टारगेट रखा गया 1,16,417 करोड़ रुपया खर्च करने का, इस टारगेट को भी यह सरकार पूरी तरह से लागू नहीं कर पाई। खर्च कितना हुआ?
1,08,878 करोड़ रुपए। कमाल है। राम जी की सेवा में पैसे ज्यादा से ज्यादा खर्च करो और देश की शिक्षा व्यवस्था पर कम से कम खर्च करो। वो नई यूनिवर्सिटी कॉलेज खोलने की बात तो भूल जाइए आप। यही हाल हेल्थ का है, स्वास्थ्य सेवाओं का है। स्वास्थ्य सेवाओं के लिए तय किया गया था कि 88,956 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे, लेकिन खर्च किया गया 79,221 करोड़ रुपए। और यह बजट कटौती जब से नरेंद्र मोदी आए हैं शिक्षा और स्वास्थ्य के क्षेत्र में लगातार जारी है। यह बजट बढ़ नहीं रहा है स्वास्थ्य शिक्षा का, बल्कि लगातार ये बजट कटौतियां जारी हैं। अगर नरेंद्र मोदी के बजट पर कभी आप विचार करें, सोचें, आपस में बातचीत करें, संवाद करें, तो आप यहां से देखें कि जो सब्सिडीज हैं वो उनमें कटौती हुई कि नहीं हुई। कटौती एक बहुत महत्वपूर्ण फिनोमिना है। बजट में जो विकास के क्षेत्र हैं, जहां जनता की मदद की जा सकती है, उन क्षेत्रों में लगातार नरेंद्र मोदी के सत्ता में आने के बाद बजट कटौतियां हुई हैं। और उन क्षेत्रों में जहां पर के लूट की संभावनाएं अनंत हैं, जहां पर कि प्रोपेगेंडा पर खर्च करने की संभावनाएं अनंत हैं, वहां पर बजट में बेशुमार वृद्धि की गई है। जैसा कि मैंने आपसे शुरू में कहा कि ये जो बजट है ना नरेंद्र मोदी का, इसमें वर्णाश्रम व्यवस्था है और बहुत ही सॉलिड ढंग से वर्णाश्रम व्यवस्था और अल्पसंख्यक विरोधी दृष्टिकोण काम कर रहा है। मसलन नरेंद्र मोदी कहते हैं ना कि शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब के लिए वो बहुत ही उनके हितों के पक्षधर हैं। वो कहते हैं कि मुसलमानों के भी बड़े पक्षधर हैं। उनकी योजनाओं में देखा जाना चाहिए कि बजट में वो कितना आवंटित करते हैं। नरेंद्र मोदी के शासन में खासतौर पर ये जो चल रहा है दौर 1 साल का, SC ST और अल्पसंख्यकों के लिए जो कोर बुनियादी योजनाएं प्रचलन में हैं, उन कोर बुनियादी योजनाओं के बजट में बड़े पैमाने पर कटौती की गई है। मसलन शेड्यूल कास्ट के लिए विकास के लिए जो बजट में प्रावधान थे 9,409 करोड़ रुपए के, जो कि एक तरह से अगर मुझसे पूछें तो शेड्यूल कास्ट की जो पॉपुलेशन है उसके हिसाब से ये ऊंट के मुंह में जीरे के बराबर है। लेकिन इस जीरे को भी उन्होंने, जिसे कि हम क्या कहें कि और भी कतर के चूरे में बदल दिया। और SC के लिए जो बजट में जो आवंटित किया गया था पैसा 9,409 करोड़ रुपया, वह घट के कटौती की गई, उसमें 6,780 करोड़ रुपए उसे कर दिया गया। आदिवासी प्रेम, राम जी का आदिवासी प्रेम, सबरी के बल खाए थे, बेर खाए थे। नरेंद्र मोदी का प्रेम देखिए, जैसा मैं पहले भी कह चुका हूं कि ये एक तरह से वर्णाश्रम व्यवस्था को अर्थव्यवस्था में कन्वर्ट करने का दौर भी है। $6,780 करोड़ रुपए में से शेड्यूल कास्ट के जीवन में क्या विकास होगा। उसी तरह आदिवासियों के ऊपर यानी जनजातियों के ऊपर जो बुनियादी योजनाएं केंद्र सरकार चलाती रही है, उसमें पहले प्रावधान किया गया, यानी इस बजट के शुरू में प्रावधान किया गया 4,295 करोड़ रुपए, इसमें भी कटौती की गई और कटौती करके उसे 3,286 करोड़ रुपए कर दिया गया। अब तुम प्यार से जय श्री राम बोलो, तुम्हारे बजट में कटौती हम करेंगे। तुम राम जी की पूजा करो गांव में,
तुम्हारे बजट में कटौती हम करेंगे। यह है नरेंद्र मोदी और आरएसएस की इकोनॉमी का मॉडल। मुसलमानों के साथ तो जो दुर्व्यवहार, अल्पसंख्यकों के साथ जो दुर्व्यवहार नरेंद्र मोदी के शासन में आने के बाद शुरू हुआ है और जो नीचे जमीन पर हो रहा है, वो तो अकल्पनीय है। उसकी एक झलक बजट में भी मिलती है और राजनीतिक एक्शंस में भी मिलती है। राजनीतिक एक्शंस में हेट कैंपेन चल रहा है, जबरदस्ती मस्जिदों को, जो हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट हैं, उनको इवॉलिश किया जा रहा है या मंदिर में कन्वर्ट करने की, कब्जा करके कोशिश की जा रही है। और जो अल्पसंख्यकों के लिए जो योजनाएं, कोर योजनाएं केंद्र सरकार की हैं 2022-23 के बजट में, उनके लिए अल्पसंख्यकों के लिए प्रावधान था 1810 करोड़ रुपए का। आप कल्पना कीजिए कितनी कटौती की गई होगी। 1810 करोड़ रुपए जो आवंटित थे, उसमें से मात्र 223 करोड़ रुपए खर्च किए गए। यानी बड़े पैमाने पर 1600 करोड़ रुपए से ऊपर कटौती कर दी गई। एससी, एसटी और अल्पसंख्यक, इनके लिए जो कोर योजनाएं केंद्र सरकार ने की चल रही थी, अभी भी चल रही हैं, उनमें 13% से अधिक की कटौती की गई है। यह कोई साधारण कटौती नहीं है। नरेंद्र मोदी के कैंपेन बजट में 13% की कटौती नहीं हुई, बल्कि 13% का इजाफा हुआ। कभी मौका लगेगा तो उसके बारे में बात करूंगा मैं आपसे। लेकिन गरीब तबकों के लिए, अल्पसंख्यकों के लिए, आदिवासियों के लिए चलने वाली जो योजनाएं हैं, उनके लिए जो बजट आवंटित है, उसमें कटौती का सिलसिला जारी है। और इसे कहते हैं हिंदू अर्थशास्त्र। हिंदू अर्थशास्त्र में जो दबे कुचले थे, वंचित थे, वे और भी ज्यादा वंचित और दबे कुचले बनाए गए। और जो सबसे गरीब लोग हैं, जो अति गरीब कहे जाते हैं, उन अति गरीब तबकों के लिए चलने वाली जो केंद्र सरकार की योजनाएं हैं, उनके लिए 2023-24 में 2194 करोड़ रुपए आवंटित किए गए थे। कितना मतलब उत्थान का काम कर रहे हैं वो। उसमें भी कटौती करके मात्र 1918 करोड़ रुपए सिर्फ खर्च किए गए। तो ये बजट कैसा होगा? मुझसे पूछें तो बजट सिर्फ एक होगा। हिंदू अर्थशास्त्र के आधार पर वर्णाश्रम व्यवस्था के कॉन्सेप्ट को कैसे इकोनॉमी में परकोलेट किया जाए, लागू किया जाए, उसकी दिशा में यह एक बड़ी छलांग है। वे लोग जो इस समाज को, इस देश की अर्थव्यवस्था को सामाजिक विषमता से निकालना चाहते हैं, सामाजिक समानता के धरातल पर लाना चाहते हैं, उनके लिए चेतावनी है कि अगर उन्होंने नरेंद्र मोदी को आने वाले लोकसभा चुनाव में वोट दिया तो आप तय मानिए, ये जो एससी, एसटी, अल्पसंख्यक और अति गरीब लोगों के जो विकास के लिए जो आवंटित धन है, उसमें जो कटौती हो रही है, वो कटौती और बढ़ेगी और वे पामाल बनेंगे। शिक्षा और स्वास्थ्य क्षेत्र में जो कटौती कंटिन्यूअसली जारी है, वो इस बजट में भी हुई है। तो उससे शिक्षा और स्वास्थ्य के क्षेत्र में और असुविधाएं बढ़ेंगी और चैलेंज आएंगे। तो ये आपकी चुनौती है। ये विकसित भारत नहीं है, ये वंचित भारत है जो तैयार किया जा रहा है। प्रोपेगेंडा का इसके ऊपर आवरण पड़ा हुआ है और इस प्रोपेगेंडा के आवरण में सिर्फ थोथा ज्ञान बांटा जा रहा है आपके बीच में। एक छोटा सा उदाहरण दे रहा हूं, नरेंद्र मोदी किस तरह से बुरी तरह से असफल प्रशासक साबित हुए। भारत सरकार की एक योजना थी जो कि 2015-16 तक थी, जिसमें कि भारत सरकार संयुक्त क्षेत्र में, यानी विदेश की निजी क्षेत्र की कंपनियां या विदेश के कॉरपोरेशंस के साथ मिलकर संयुक्त उद्यम लगाने का काम करते थे और उसमें विदेशी पूंजी निवेश आता था। 2016 में नरेंद्र मोदी ने अचानक
एक फैसला लिया कि जो पहले चली आ रही पॉलिसी थी उस पॉलिसी को एकदम खत्म कर दिया और नरेंद्र मोदी ने एक नई पॉलिसी बाइलेटरल ट्रीटी के नाम से जारी की और इस ट्रीटी के आधार पर, यानी इस पॉलिसी डॉक्यूमेंट्स के आधार पर व्यापार के क्षेत्र में भारत सरकार के लिए साझीदार की खोज शुरू की गई और इसके लिए जगह जगह लोग भेजे गए, अमेरिका भेजे गए, जापान भेजे गए, जर्मनी भेजे गए, यूरोपीय आर्थिक समुदाय के लोगों के बीच में बातचीत करने के लिए भेजे गए कि लोग कोलैबोरेट करके संयुक्त समझौते के तहत कोई इंडस्ट्री यहां खोलें। आपको जान के आश्चर्य होगा कि 2016 में जो पॉलिसी बाइलेटरल ट्रेड की जो ट्रीटी जो नरेंद्र मोदी ने डिक्लेयर की, वो डिक्लेयर होने के बाद में कोई भी देश, कोई भी कंपनी संयुक्त व्यापार समझौते के लिए आगे नहीं आई। और जो संयुक्त व्यापार का जो इंडेक्स है सारी दुनिया में करीब 190 देश हैं, उसमें से भारत का स्थान 163वें नंबर पर है नरेंद्र मोदी की कृपा से। और जो विश्व बैंक की अगर 2020 की इजी डूइंग बिजनेस रिपोर्ट को अगर पढ़ें तो आप पाएंगे कि भारत में किसी भी कंपनी को अगर कोलैबोरेट करके भारत सरकार के साथ आती है और अपना कारखाना खोलने की कोशिश करती है तो उसे कारखाना खोलने के लिए 1445 दिन लग जाते हैं। यहां एक चीज मैं बताना चाहता हूं, नरेंद्र मोदी और मनमोहन सिंह में क्या फर्क है। 2015 तक, यानी जो पॉलिसी थी उसके तहत तकरीबन 83 देशों के साथ में संयुक्त व्यापार समझौते थे और उनका यहां पर पालन हो रहा था। नरेंद्र मोदी ने एक झटके में उस 83 देशों की लिस्ट से, संयुक्त व्यापार समझौते की लिस्ट से 68 देशों और क्षेत्रों को एक साथ खत्म कर दिया और इनसे कहा गया कि अब नए सिरे से कॉन्ट्रैक्ट कीजिए, नए सिरे से हम शर्तें तय करेंगे और नए सिरे से व्यापार की बात करेंगे। ये जो पहले जो आपने समझौते किए थे और दस्तखत किए थे वो हम मानने को तैयार नहीं है। 2016 में जो नई नीति बनाई, उस नीति के बाद मात्र 6 समझौते हुए हैं। विदेशी पूंजी का औद्योगिक क्षेत्र में निवेश तकरीबन बंद हो चुका है। जो लोग कहते हैं ना कि नरेंद्र मोदी है, गारंटी है व्यापार की, जी नहीं, नरेंद्र मोदी है तो व्यापार की कोई गारंटी नहीं है। नरेंद्र मोदी झूठ बोलते हैं कि वो जो गारंटी देते हैं वो उसे अक्षर से उसका पालन करते हैं और उसे लागू करते हैं। नरेंद्र मोदी के यहां कोई गारंटी नहीं है। यही वजह है कि संयुक्त व्यापार समझौते में मात्र 6 देशों ने साइन किए, कोई साइन तक करने के लिए तैयार नहीं, और पैसा तो आना बंद हो गया है तकरीबन। जो विदेशी पूंजी निवेश का फ्लो था हमारे यहां, उसमें लगातार गिरावट आ रही है। एक और चीज है, आए थे देश बेचने के लिए, कोशिश कर रहे हैं बेचने की। वैसे ये जो डिसइन्वेस्टमेंट पॉलिसी है, जिसे हम लोग विनिवेश नीति कहते हैं, इस डिसइन्वेस्टमेंट पॉलिसी की स्थिति है कि पिछले 5 साल में जितने भी लक्ष्य डिसइन्वेस्टमेंट के सरकार ने बजट में घोषित किए, उनमें से कोई भी लक्ष्य वो अर्जित नहीं कर पाई। नरेंद्र मोदी से पूछा जाना चाहिए कि तुम इतने जो लक्ष्य घोषित करते हो, इतना ढोंग करते हो, विज्ञापन देते हो, तमाम किस्म का प्रोपेगेंडा करते हो कि हम डिसइन्वेस्टमेंट कर रहे हैं और निजीकरण की दिशा में देश को ले जा रहे हैं, तो क्या तुम्हारे जो लक्ष्य है वो पूरे हो रहे हैं? भारत सरकार ने 2022-23 में, हाल की बता रहा हूं मैं आपको, 60,000 करोड़ रुपए के विनिवेश का लक्ष्य रखा कि हम 60,000 करोड़ रुपए की सरकारी संपत्तियां उनको या तो बेचेंगे या उनका निजीकरण करेंगे। लेकिन विनिवेश कितने का हुआ? सिर्फ 46,000 करोड़ की संपत्तियों का।
2023-24 में, ये जो करंट ईयर है, इसमें विनिवेश का लक्ष्य रखा गया 23,000 करोड़ के विनिवेश का, लेकिन एक्चुअल में विनिवेश हुआ मात्र 12,504 करोड़ रुपए का। एयर इंडिया और नीलाचल जो इस्पात निगम लिमिटेड है, इसके निजीकरण के बाद लास्ट 5 इयर्स में मोदी सरकार कभी भी विनिवेश का लक्ष्य हासिल नहीं कर पाई है। इसका मतलब यह है कि निजी क्षेत्र में कोई दिलचस्पी नहीं है सरकारी संपत्तियों को खरीदने की और यहां पैसा लगाने की। नरेंद्र मोदी ने और मीडिया ने एक चीज का बड़ा 1 लाख करोड़ रुपया स्कॉलरशिप के लिए, रिसर्च के लिए। हकीकत क्या है कि नरेंद्र मोदी की सरकार ने, देखिए मतलब उदारता देखिए, इनकी उदारता का लक्ष्य देखिए, कितने से वर्णाश्रम व्यवस्था काम कर रही है। निजी क्षेत्र को रिसर्च के क्षेत्र में मदद करने के लिए सरकार फ्री, बिना किसी ब्याज के अगले 50 साल तक के लिए 1 लाख करोड़ रुपए का कर्ज देगी रिसर्च के लिए। 5 साल में ये योजना लागू की जाएगी। हम पूछना चाहते हैं कि ये 1 लाख करोड़ रुपया रिसर्च के लिए ये अपने देश के विश्वविद्यालयों क्यों नहीं देते? क्या दिक्कत है? निजी क्षेत्र के पास में क्या पैसा नहीं है? अगर उनके पास पैसा नहीं है तो ये मुनाफा जा कहां रहा है उनका? उनकी संपत्तियों में इतना बड़ा उछाल कैसे आया पिछले 10 साल में? भारत की टैक्स पेयर जनता का 1 लाख करोड़ रुपया निजी कंपनियों को फ्री दिया जाएगा सिर्फ रिसर्च के नाम पर। और वो कितनी रिसर्च करेंगे हम नहीं जानते, क्योंकि भारत की जो निजी कंपनियां उनका रिसर्च के क्षेत्र में बहुत ही खराब रिकॉर्ड है। आपको जान के आश्चर्य होगा कि जो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में जो सबसे धुआंधार मुनाफा कमाने वाली कंपनियां वे रिसर्च पर कोई खर्च नहीं करती। जो टेलीकम्युनिकेशन कंपनियां जो बेशुमार मुनाफा कमा रही हैं, वे टेलीकम्युनिकेशन के किसी भी इंस्ट्रूमेंट को इजाद करने पर कोई पैसा खर्च नहीं करती। सारी टेक्नोलॉजी बाहर से आती है, सारे इक्विपमेंट बाहर से आते हैं। तो निजी क्षेत्र को अब 1 लाख करोड़ रुपया और दिया जाएगा। ये इलेक्शन के पहले है। तमाम 1 दर्जन 2 दर्जन 4 दर्जन कंपनियां मिलकर 1 लाख करोड़ रुपए की लूट करेंगी और वो सिस्टमेटिक लूट होगी। सरकार कह रही है वो 5 साल में इस योजना को लागू करेगी। हम कह रहे हैं कि ये 1 लाख करोड़ रुपया जो रिसर्च के लिए आप देना चाहते हैं, आप हिंदुस्तान के विश्वविद्यालयों को क्यों नहीं देंगे? आखिरी चीज और बहुत महत्वपूर्ण चीज, इलेक्शन के पहले नरेंद्र मोदी बहुत ही नेकेडली ये बात कह रहे हैं कि हिंदुस्तान के बेरोजगार नौजवानों के लिए उनके पास में कोई योजना नहीं है। पूरे बजट में कहीं पर भी किसी भी किस्म के रोजगार का कोई आश्वासन नहीं है। आश्चर्य की बात है, जब देश में 20 से लेकर 24 साल की उम्र के 45% नौजवान बेकारी के हालात में जी रहे हैं और 25 साल से कम उम्र के करीब 42% स्नातक बेरोजगार हैं। ऐसे में रोजगार का कोई प्रकल्प, प्लान वर्कआउट न करना, उसकी घोषणा न करना, यह अपने आप में बड़ी चिंता की बात है और शर्मनाक बात है। और नौजवानों को इस बात को समझना चाहिए। आज बेरोजगारी का जो संकट है, उस बेरोजगारी के संकट को दूर करने के लिए अगर हर साल 7 करोड़ नौकरियां पैदा की जाएं, तब वो जाके 10 साल में वो संकट दूर होगा। लेकिन नरेंद्र मोदी ने जो योजना बनाई हुई है वो ये कि अगले 10 साल में वो सिर्फ 2.4 करोड़ नौकरी ही पैदा करेंगे।
यानी नरेंद्र मोदी का विकसित भारत, बेरोजगार भारत। नरेंद्र मोदी का विकसित भारत, ऐसा भारत जिसमें कि बेरोजगारी की फसल लहलहाती दिखाई देगी आपको। मनरेगा योजना, उसके लिए तो कोई आवंटन ही नहीं है। कल जो है वित्त मंत्री से पूछा था लोगों ने, तो वित्त मंत्री ने कहा कि मनरेगा के लिए हम तब आवंटित करेंगे अब जबकि नीचे से डिमांड आएगी। कमाल है। अब तक आप हर साल 60,000 करोड़ रुपया, 65,000 करोड़ रुपया आप आवंटित करते थे। अब मनरेगा के लिए वो भी आवंटित नहीं करेंगे, वो तब करेंगे जबकि डिमांड आएगी। तो गांव के जो बेरोजगार हैं उनके लिए भी कोई सुंदर सपना नहीं है, सिवाय इसके कि वो शनि मंदिर के चक्कर लगाएं, राम मंदिर के चक्कर लगाएं, बीजेपी के नेताओं के चक्कर लगाएं और दलालों के चक्कर लगाएं। तो अगर मुझसे पूछें तो ये हिंदू अर्थशास्त्र का सबसे खराब अंतरिम बजट और अर्थशास्त्र है फिलहाल इतना ही। बहुत बहुत शुक्रिया। आशा है ये कार्यक्रम आपको पसंद आया होगा। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें और कमेंट करके बताएं आपकी राय क्या है। और अगर आपने हमारा यूट्यूब चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत इसको सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन भी दबा दीजिएगा ताकि अगली जब वीडियो अपलोड हो तो आपके पास इसका नोटिफिकेशन पहुंच सके। और अगर आपने हमारा फेसबुक पेज फॉलो नहीं किया है, फेसबुक पेज को भी फॉलो करें। धन्यवाद।